सबसे पहले हमारे देश के उन विभिन्न राज्यों के सामाजिक संगठनों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना साथ दिया, अपना सहयोग दिया। गुजरात से रणछोड़ भाई प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश आशुतोष शर्मा जी, बेंगलोर ज़ारा आफ्ताब जी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद नीलम दुबे जी, जम्मू एंड कश्मीर परवीन संग्राल जी एवं इश्तियाक हुसैन भाई साहब नमस्कार। सुमन गिरी बहन उत्तराखंड नमस्कार। महाराष्ट्र इंदुताई जी नमस्कार। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। ताना जी नमस्कार। कुलजीत भाई साहब नमस्कार। शेर अली खान जी बिहार से नमस्कार। राजस्थान से रोहतास स्वामी जी सादर नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछली बार विचार विमर्श किया, बातचीत किया, कोरोना महामारी से संबंधित जानकारियों को सार्वजनिक करने के संदर्भ में। कोरोना महामारी हमारे देश से अभी तक गई नहीं, बल्कि हमारे देश में ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जैसी कुछ और बीमारियां वापस आ गई। अगर हमारी सरकार इन सब बीमारियों के विषय में खुलकर हमारे समाज के बीच में जानकारी प्रस्तुत करे, जागरूकता लाए, तो हमारा समाज मिल करके ऐसी बीमारियों को दूर कर सकता है। लेकिन नहीं, हमारी सरकार को अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी से प्यारी कोई भी चीज नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। अभी हाल ही की घटना आप ले लीजिए, वेस्ट बंगाल। वहां की मुख्यमंत्री माननीय श्री ममता बनर्जी जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया और उनके ही राज्य में नृशंस हत्याएं हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उसकी चिंता नहीं है। उन्हें अगर कुछ करना है तो सिर्फ दोष लगाना है कि यह कार्य इस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, यह कार्य इस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमारी जनता ने कितना भरोसा किया, अपना बहुमूल्य और अपना जान जोखिम में डालकर इस कोरोना महामारी जैसे संकट, इस महामारी जैसे घोर बीमारी में भी जाकर के अपना मतदान किया। उसी जनता के ऊपर वेस्ट बंगाल में जातियां हो रही हैं, उसी जनता के ऊपर दुष्कर्म हो रहे हैं, लूटा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी जी को कुर्सी की पड़ी है। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर दोष लगा सकती हैं। क्या इसलिए हमारे प्रदेश में प्रतिनिधि चुने जाते हैं? मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल आते हैं, जिन्होंने घटना होने के बाद जाकर के वहां का जायजा लिया, वहां की पूरी रिपोर्ट मीडिया के सामने खुल करके बयां किया कि हम कितने ईमानदार, कितने सच्चे और कितना जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने वहां की जनता की रिपोर्ट तब ली जब घटना घटित हो चुकी थी। उसके बाद वो जाकर के वहां की जनता से वहां का जायजा ले रहे हैं और मीडिया के समक्ष आकर के अपनी उदार भावना प्रस्तुत कर रहे हैं। ये होती है हमारी राजनीति। भाइयों,
जो भाई व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो भाई व्यक्तिगत रूप से जातिवाद को महत्व देते हैं, ऐसे भाइयों से निवेदन होगा कि हमारे इस पोस्ट से दूर रहें, क्योंकि हम लोग किसी प्रकार की कोई जातिवाद नहीं करते, कोई धर्मवाद नहीं है हमारे बीच में, कोई राजनीति नहीं है हमारे बीच में। वहां बैठी सेंट्रल में हमारी केंद्र सरकार रिपोर्ट मांग रही है। अब आप खुद सोचिए, इसमें दोनों, यहां पर ममता बनर्जी जी सिर्फ दोष लगा रही हैं, वहां पर बैठी सरकार सिर्फ रिपोर्ट मांग रही है, और जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं वो घटना घटित होने के बाद अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं किसकी। कौन दे रहा है इन राजनीतिक पार्टियों को बढ़ावा? आज हमारे देश की सामाजिक संगठन, हमारे सामाजिक भाई बंधु जो कोरोना महामारी में खुलकर अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के लिए सब कुछ करते आए, आज हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें एक सर्टिफिकेट तक नहीं दिया, या उन्हें उनके प्रति दो शब्द भी नहीं बोले गए। हमारा समाज से यही निवेदन होगा कि अब भी समय है, आंखें खोलिए, अपने देश अपने भविष्य को अंधकार में मत डालिए। आपके आसपास बैठी आपकी सामाजिक संगठन ही आपके हित में कार्य करती है, उसे तलाशिए, उसे आगे बढ़ाइए, बिना किसी विरोध के एकमत होकर आगे बढ़िए। आपके सामाजिक संगठन अगर आपके थोड़े से सहानुभूति से, थोड़ी से आपके सहयोग से, अगर आपके पूरे गांव का, पूरे जिले का, पूरे समाज का अगर विकास करती है, तो अपने सामाजिक संगठन को आगे बढ़ाइए। क्यों बेवजह इन राजनेताओं के चक्कर में हम लोग पड़ रहे हैं? प्रतिनिधि उसे चुनिए जो आपके प्रति संवेदनशील हो। वो प्रतिनिधि बहुत ही गंदा होता है जो सिर्फ दोषारोपण एक दूसरे पर करता चला जाता है। इस पार्टी ने ऐसा किया, उस पार्टी ने यह किया, हमने कुछ नहीं किया। अरे तुम इस देश के चीफ मिनिस्टर हो, तुम अगर चाहती तो ऐसे दंगे फसाद वेस्ट बंगाल में कभी नहीं होते, कदापि नहीं होते, लेकिन दंगे फसाद होने दिया। सबसे बड़ी गलती वहां पर ममता बनर्जी जी की है, उसके बाद गलती वहां के राज्यपाल जी की है। अगर ममता बनर्जी अगर लापरवाह होती है तो राज्यपाल को सख्त से सख्त निर्णय लेना चाहिए था उस जगह पे, या फिर अगर दोनों लोग से कोई काम नहीं बनता है तो सर्जिकल निर्णय लेने में विख्यात हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी उस समय सर्जिकल निर्णय लेकर के वहां पर यह दंगा फसाद रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। सिर्फ अगर कदम उठाया गया है तो एक दूसरे पे दोषारोपण और रिपोर्ट। मीडिया हमारी क्या करती है? बीच में आकर के मीडिया घटना की जानकारी हमें देती है कि यहां पर इतने लोग मारे गए, यहां पे ऐसे दुष्कर्म हुआ, वहां पर यह हुआ। आज तक की रिपोर्ट कोई भी बता दे कि मीडिया ने यह जानकारी दी कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल सर्जिकल निर्णय लिया गया और ऐसी घटनाएं रोक दी गई? नहीं, मीडिया हमें ऐसी घटनाएं दिखाती है जिन घटनाओं को देख करके हम भड़के, हमारे आसपास के लोग भड़के और ज्यादा हिंसा बढ़े। सुनने और समझने में बातें कड़वी जरूर लगती हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई यही है। जिस तरीके से हमारे देश में ये महामारी फैलती जा रही है, यह एक जैविक युद्ध है। अगर आज हमारे देश की जनता नहीं जागरूक होती है, नहीं हम लोग समझते हैं, नहीं हम लोग इस जातिवाद धर्मवाद को त्याग करके एक बनते हैं, तो आने वाले समय में हम में से ना कोई बचेगा। अगर बच भी गए तो
चैन की एक रोटी भी खानी मुश्किल हो जाएगी हम सबको। हम लोग चैन से एक रोटी तक नहीं, एक रोटी का निवाला मुंह में नहीं डाल पाएंगे, ऐसा समय आ जाएगा। और इन सारी समस्याओं से अगर हमें निपटना है, हमें आगे बढ़ना है, तो उसका मात्र एक विकल्प है, जातिवाद धर्मवाद को खत्म करिए, एक बनिए, गले मिलिए, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। हर घातक से घातक बीमारियों से लड़ने में हम लोग सक्षम हैं और सक्षम रहेंगे। भाइयों, इंडिया अगेंस्ट चाइल्ड एब्यूज आज हमारे देश के तकरीबन 25% बच्चों को जागरूक कर चुका है, जिसमें हमारे देश की सामाजिक संस्थाएं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने पूरे तन मन धन वचन कर्म से इंडिया अगेंस्ट चाइल्ड एब्यूज को किया और आगे करते चले जा रहे हैं। हमारे जितने भी नए मेंबर्स जिन्हें वर्क ऑर्डर मिल चुका है, हमारा आप सभी से यह निवेदन होगा कि अपना एक छोटा सा वीडियो बनाएं। देखिए, अगर आप वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो के माध्यम से जन जन तक हम लोग जागरूकता फैलाते हैं। आपको प्रोजेक्ट क्यों मिला, किस लिए मिला, आपका मिशन क्या है, कैसे आप बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट का छोटा सा वीडियो अगर आप बनाकर डालते हैं, तो इस वीडियो से हमारे देश का आने वाला भविष्य जागरूक होगा और एक आपकी पहचान उभर कर समाज के सामने आएगी। जो समाज अभी तक संशय में रहती है कि कहीं गवर्नमेंट से संस्थाओं को फंड मिला होगा, तो संस्थाओं ने यह कार्य किया, और गवर्नमेंट यह समझती है कि संस्थाओं ने समाज से चंदा इकट्ठा किया और यह कार्य किया। नहीं, हम लोगों ने अपने तन मन वचन धर्म कर्म से, अपनी मेहनत अपनी लगन से हर कार्य को आगे बढ़ाया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी पहचान को मत खोने दीजिए, अपनी पहचान को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह एक्टिव रहिए। हमारे एक भाई हमारे बीच हैं, वो हम उनका नाम नहीं बताएंगे, उनकी अपनी बच्ची के साथ 6 साल पहले दुष्कर्म हुआ और आज 6 साल तक वह केस चल रहा है, जिसका कोई निवारण नहीं है। मैं सार्वजनिक रूप से लाइव होकर के आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि दुष्कर्म करने वाले ऐसे अपराधियों का शिनाख्त दीजिए मुझे। मैं कानून हाथ में लेने के लिए तैयार हूं। ऐसे अपराधियों को हरगिज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी क्षण उसी जगह उसे ऐसी सजा देंगे कि वह जिंदा तो रहेगा, लेकिन मरने के लिए हर रोज प्रार्थना करेगा, क्योंकि हम लोगों ने कसम खा ली है कि ऐसे अपराधियों को चाहे वो जहां रहे जैसे रहे, शिनाख्त अगर हो गया तो ऐसे अपराधियों को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें कतई छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए अगर कानून हाथ में लेना पड़े तो मजबूरी है, हम लेंगे। हमारे घर पे बहू बेटियों बहनों की इज्जत चली जाए और हम 6 साल 8 साल 10 साल कानून का इंतजार करें केस फाइनल होने के लिए। एक कुख्यात अपराधी जिसने मर्डर किया, सब कुछ किया, ऐसे अपराधियों को 5 मिनट में बेल मिल जाती है और अगले ही बार वो विधायक या सांसद बनकर हमारे बीच में खड़े हो जाते हैं। तो न्याय के लिए हमें हमेशा आवाज उठानी होगी, एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी हम लोग सफल होंगे ऐसे कार्यों में। अन्यथा देशवासियों के साथ अन्याय पे अन्याय बढ़ती ही चली जाएगी। लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है, 1 हफ्ता 10 दिन बाद फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, उसके बाद डेट जैसे ही क्लियर हो रहा है फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। चुनाव के लिए यह प्रक्रिया नहीं अपनाया था। मतलब राजनेताओं का जो काम है वो कार्य चलता रहे, जो हमारे समाज का कार्य है, जो हमारी रोजी रोटी है, जिसकी वजह से हमारा पेट चलता है, हमारे बाल बच्चे जिंदा रहते हैं, वो सारे कार्य बंद कर दो। दूध की दुकान खोल दो, जनरल स्टोर खोल दो, मेडिसिन के लिए खोल दो। अरे ये सब खोल के क्या करोगे? जब हमारे जेब में कुछ रहेगा तब तो हम जाकर के 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ खरीद सकते हैं वहां से। दूध आप कहां से लाएंगे?
चावल आटा आप कहां से लाएंगे जब आपके जेब में कुछ है ही नहीं? तो इन सब विषयों पर हमें विचार करना चाहिए, हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए ऐसे विषय पर। किसी के कह देने से कि दुकानें खुली हैं, दूध की दुकान खुली है, जनरल स्टोर खुली है, मेडिकल खुली है, हमारे घर में अगर तबीयत खराब हो जाए तो हम मेडिकल से दवा कैसे लाएंगे? मेडिकल वाला तो लॉकडाउन की वजह से उधारी नहीं देगा किसी को। फिर आप कैसे वो दवा लाएंगे? आपके पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। खोमचे लगाकर बेचने वाले, छोटा छोटा रोजगार करके जीवन यापन करने वालों को पुलिस देखते ही उन्हें मारकर भगा देती है। क्यों भगा रहे हो? वो तो अकेले बेच रहे हैं ना। आपका काम इतना होना चाहिए कि उस दुकान पे भीड़ लगाकर कोई ना जाए। जो कोई भी अपना रोजगार कर रहा है वो रोजगार ऐसा करे कि जो दूरियां हमारे लिए बनाई गई हैं वो दूरियां बरकरार रखते हुए अपना रोजगार करे। लेकिन इस पर ध्यान नहीं है, सीधे डायरेक्ट से बंद करो इन्हें। कैसे हम लोग डेवलप होंगे? कैसे हमारा देश विकसित होगा? यहां तो घर में बैठ करके हमारे देश की जनता भूखों मर रही है। भाइयों, ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर हम लोगों को नजर दौड़ानी चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, हमेशा उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, एक दूसरे का साथ लेना चाहिए, एक दूसरे से अपने विचारों के आदान प्रदान करने चाहिए। तब हम कोई अच्छे निर्णय, अच्छे विकल्प पर पहुंच सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित स्वामी। जय हिंद, विजय हिंद।